स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स को कवर किया था। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एक सिनॉप्सिस दिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको डिटेल के अंदर हर डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट बिल ऑफ राइट्स डिक्लेरेशन है वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम के अंदर, तो आइडिया ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, ग्रीस एंड रोम। तो जो आइडिया ऑफ जस्टिस है और जो डिग्निटी है वो ऑलरेडी इंडिया, ग्रीस एंड रोम के अंदर एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती थी। वहां पे ऑलरेडी इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता था। Human rights are recognized as the natural rights of man is illustrated by a Greek play Antigone. Greek play Antigone के अंदर ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ह्यूमन राइट जो है वो नेचुरल राइट्स है मैन के लिए। The world first bill of human rights was discovered on a clay tablet dating back from the reign of Cyrus. Reign of Cyrus the Great आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर बिल ऑफ राइट्स के बारे में पूछा जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स का, वो कौन से पीरियड में देखा गया था, कौन से पीरियड में जो उसको डिस्कवर किया गया था, तो वो है साइरस द ग्रेट के पीरियड के अंदर। एक क्ले की कार्बन डेटिंग की गई थी। उस क्ले की कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चला था कि ये जो क्ले है जिसके ऊपर फर्स्ट बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो एनक्रेव कर रखा था वो साइरस द ग्रेट के पीरियड के अंदर। Thirukkural deals with many facets of governance, personal rights and the right to dignity of individual and communities. थिरुकुरल जो है एक बुक का नाम है जो कि साउथ के अंदर लिखी गई है। तो थिरुकुरल बुक के अंदर गवर्नेंस, पर्सनल राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज के बारे में लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स जो है एग्जिस्ट करते थे एंशिएंट टाइम के अंदर भी। ग्रीक फिलोसफी हैज डेवलप्ड द आइडिया ऑफ अ नेचुरल लॉ including equal respect for all citizens, equality before the law, equality in political power and suffrage and equality of civil rights. तो ग्रीक फिलोसफी जो है ऑलरेडी इक्वलिटी को बहुत टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो इक्वलिटीज है ये नेचुरल लॉ का पार्ट है, और इनको ग्रीक फिलोसफी ह्यूमन राइट एज ए ह्यूमन राइट कंसीडर करती रही है। जॉन लॉक इन हिज सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690s, सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे पूछी जा सकती है कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था that every individual person in a state of nature possess certain natural rights prior to the existence of any organized government, कि हर एक इंडिविजुअल का जो है वो एक नेचुरल राइट जो है पजेस करता है, और ये जो नेचुरल राइट जो ये जो ह्यूमन राइट है ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस से पहले वो पजेस करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एक ह्यूमन बीइंग अगर बॉर्न हुआ है तो बाय बर्थ वो नेचुरल राइट को लेके पैदा हुआ है। थॉमस पेन इंट्रोड्यूस्ड द एक्सप्रेशन ह्यूमन राइट्स इन हिज बेस्ट सेलर द राइट्स ऑफ मैन 1791। ही ascribed inspiration to the religious tradition that all observe the unity of humankind and equality of all individual। तो थॉमस पेन ने अपने द राइट्स ऑफ मैन के अंदर ये लिख रखा है कि जो भी जो ह्यूमन काइंड है और जो इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस ट्रेडिशन से ली गई है। ओलंपे डी गॉज, नॉर्म डे प्लूम ऑफ मेराइन गॉज हैज सेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ओलंपे डी गॉज ने एक डिक्लेरेशन दिया था जो कि राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन के रिगार्डिंग था, फ्रांस के अंदर 1791 के अंदर। Woman is born free and remains equal to man in her rights। तो उसने जो डिक्लेरेशन दिया था उसने क्या कहा था कि वुमेन इज बॉर्न फ्री, कि वुमेन पैदा होती है एक जो है वुमेन जब पैदा होती है तो उसके वो इंडिपेंडेंट पैदा होती है, एंड रिमेन्स इक्वल टू द मैन इन हर राइट्स, और वो आदमियों के बराबर है अपने राइट्स को लेके। इन 1793 डी गॉज वाज बीहेडेड, लेकिन जब उसने डिक्लेरेशन दिया उसके कुछ सालों बाद उसको बीहेडेड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मेडाइवल पीरियड के अंदर। डॉक्यूमेंट लाइक मैग्ना कार्टा 1215 इन इंग्लैंड प्लेस्ड लिमिट्स ऑन रॉयल पावर एंड प्रमोट जस्टिस। तो जो मैग्ना कार्टा है 1215 बीसी के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है
क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर रॉयल पावर्स की कुछ रॉयल जो भी किंग्स थे या फिर उनकी जो पावर्स थी उनको कर्व करने के लिए मैग्ना कार्टा लाया गया था। तो पेटिशन ऑफ राइट्स जो है 1628, आपको इनके ईयर्स को याद में रखना है। तो पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 के टाइम पे आया है। ऑन अक्टूबर 24, 1648 द आर्टिकल ऑफ द ट्रीटीज ऑफ पीस साइंड एट मंस्टर एंड ओसनबर्ग in Westphalia ended the 30-year war between the Protestant and Catholic area of Europe. The treaty included freedom of religion, movement and trade. तो इस treaty के अंदर भी human rights के कुछ particular areas को यहाँ पे refer किया गया कि included freedom of religion, movement and trade. The Treaty of Ghent, signed by the US and Britain the same year, declared that traffic in slave irreconcilable with the principle of humanity and justice. तो जो ट्रीटी ऑफ गेंट थी बिटवीन यूएस एंड साइन ब्रिटेन के बीच में, जो कि किसके रिगार्डिंग थी, ट्रैफिकिंग इन स्लेव्स की, स्लेव्स का ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, उनकी स्मगलिंग की जा रही है। तो वहां पे ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत दुखदायी बात है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1688, आपको इसका जो ईयर है वो याद रखना है कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है 1688 को साइन हुआ है। द पिटिशन ऑफ राइट जो 1628 को और मैग्ना कार्टा 1215 को। मॉडर्न ईरा की मैं अगर बात करूं तो ग्रेट रिवॉल्यूशंस लाइक द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, द वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स 1776, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 emphasized liberty, equality and rights. US Bill of Rights 1791, UN Charter 1945, yellow color are written document, Universal Declaration of Human Rights 1948, marking a global commitment to protect human rights. तो नंबर ऑफ जब डॉक्यूमेंट्स जो है मॉडर्न पीरियड के अंदर आते गए, तो उससे हम लोग 1948 के अंदर हमने जो यूडीएचआर क्रिएट किया, जो उसको एस्टैब्लिश किया यूडीएचआर को, वो हमने प्रीवियस जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे एंशिएंट ईरा के थे, चाहे मेडिवल ईरा के थे, या मॉडर्न ईरा के जो भी रिवॉल्यूशंस थे, जो भी डिक्लेरेशंस थे, उनमें से हम लोगों ने सबसे प्रेरणा ली, हम उनसे इंस्पायर है, और उन सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को, नेचुरल लॉज को हमने यूडीएचआर के अंदर इंक्लूड किया। अगर मैं कंटेम्परेरी पीरियड की बात करूं तो अभी भी कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर भी ह्यूमन जो नए नए ह्यूमन राइट्स जो है उनको डिस्कवर किया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। न्यू राइट्स हैव इमर्ज्ड सच एज वुमेन्स राइट, चिल्ड्रन राइट्स, एनवायरमेंट्स राइट, डिजिटल राइट्स, शोइंग द ऑनगोइंग ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पे हम ओवर द टाइम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स व्हिच गिव शेप टू ह्यूमन राइट्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्ना कार्टा की 1215 के अंदर। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ग्रेट चार्टर। अगर ये पूछा जाए कि ग्रेट चार्टर किसको कहा गया है, तो मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर कहा गया है। टू कर्ब द पावर ऑफ किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ही वाज फोर्स्ड टू साइन ए चार्टर ऑफ राइट्स एंड दिस चार्टर इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे, उनके ऊपर पब्लिक द्वारा एक दबाव बनाया गया कि आपको एक चार्टर को साइन करना पड़ेगा, जिस चार्टर के अंदर सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाएंगे। और जब सिटीजन्स को कुछ राइट दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो किंग है उसकी जो पावर है वो कर्व कर दी जाएगी और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। द राइट ऑफ द चर्च टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, द राइट ऑफ ऑल फ्री सिटीजन्स टू ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव टैक्स। चर्च जो है उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था किंग की गवर्नेंस के अंदर, कि चर्च गाइड करता था किंग को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैग्ना कार्टा के अंदर ये साफ साफ लिख दिया गया है कि जो चर्च है उसका रोल नहीं होगा कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर। किंग जो है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेगा, साथ ही साथ उस चार्टर के अंदर राइट्स प्रोवाइड किए गए उन सारे सिटीजन्स को जो कि फ्री है, जो कि स्लेव नहीं है, जो कि फ्री है, और सारे सिटीजन्स फ्री है, तो वो खुद की प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है या फिर वो इनहेरिट कर सकता है। वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या फिर जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसको आगे अपने जो इनहेरिटेंस के थ्रू अपने जो सन्स और डॉटर्स हैं उनको इनहेरिट के थ्रू पास आउट कर सकते हैं। एंड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव टैक्स, और किंग किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से कोई भी एक्सेसिव टैक्स नहीं लगा सकता फ्री सिटीजन्स के ऊपर। द राइट्स ऑफ विडोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी टू चूज नॉट टू रीमैरी, जिन भी विडोज के पास में प्रॉपर्टी हुआ करती है थी, वो विडोज जो है उनके पास उनको दबाव नहीं डाला जा सकता कि आपको शादी करनी जरूरी है। वो अगर चाहे तो वो शादी भी ना करे, उनके पास ये पूरा राइट है। एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और साथ ही साथ मैग्ना कार्टा के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ के जो प्रिंसिपल्स है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया था। इन प्रिंसिपल की बेसिस पे ये सारे जो राइट्स है उनको प्रोवाइड किए गए थे।
प्रोविजंस फॉरबिडिंग ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट, कि प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉरबिडिंग ब्राइबरी, कि अगर कोई भी काम है उस पर ब्राइबरी दी जाती थी बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, तो उन ब्राइबरीज के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। और साथ ही साथ ऑफिशियल्स की मिसकंडक्ट की, ऑफिशियल्स जो थे किसी भी सिटीजन या पब्लिक के साथ में कुछ गलत मिसकंडक्ट ना करे तो उनके ऊपर भी कुछ सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। द पेटिशन ऑफ राइट 1688 produced in 1628 by the English Parliament and sent to Charles I as a statement to civil liberties। जो बिल ऑफ राइट, पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 जो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, वो इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया एंड सेंट टू चार्ल्स I एज ए स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टी। चार्ल्स I कौन है? किंग है। किंग को एज ए स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज की, ये हमारी कुछ लिबर्टीज है, ये उनको हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये चार्ल्स I को भेजा गया था इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर बना के। द पेटिशन ऑफ राइट इनिशिएटेड बाय सर एडवर्ड कोक, सर एडवर्ड कोक द्वारा ये पिटीशन जो है इनिशिएट की गई थी, was based upon earlier status and charters and asserted four principles। जो भी मैग्ना कार्टा के पीरियड से लेके 1600 बीसी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे, उन डेवलपमेंट्स को एक साथ जो क्या किया गया था, पेटिशन ऑफ राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। और पेटिशन ऑफ राइट्स में 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे मेजरली। नो टैक्सेस मे बी लिवाइड विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। किंग जो है किसी भी तरह का जो टैक्स है वो लिवाइड नहीं कर सकता पब्लिक के ऊपर जब तक कि पार्लियामेंट की कंसेंट न मिल जाए किंग को। नो सब्जेक्ट मे बी इम्प्रिजन्ड विदाउट कॉज शोन। किसी भी पर्सन को आप इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल सकते जब तक कि आप उस पर्सन को ये ना बता दे कि आपकी क्या गलती है। ये बेसिकली हेबियस कॉर्पस जो है लॉ है हेबियस कॉर्पस के रिगार्डिंग है कि आपको अगर किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट में डालना है तो आपको उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपकी क्या गलती है, ताकि वो प्लीड कर सके उस क्राइम या फिर ऑफेंस के ऊपर। नो सोल्जर में बी क्वार्टर्ड अपॉन द सिटीजनरी। नो सोल्जर में बी क्वार्टर्ड अपॉन द सिटीजनरी का मतलब क्या हुआ कि जब भी युद्ध हुआ करता था तो युद्ध के टाइम पे जो किंग है वो अपने सोल्जर्स को एक ऐसा लॉ बनाया गया था उसमें कि अपने सोल्जर्स के लिए जो सोल्जर्स हैं वो प्राइवेट होम्स या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के घर में रह सकते थे जब भी कोई वॉर हो। तो इस लॉ के अगेंस्ट भी ना इसके अगेंस्ट भी लॉ बनाया गया था कि किसी भी सोल्जर को किसी भी प्राइवेट हाउस के अंदर रुकवाया नहीं जा सकता, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जानी चाहिए। मार्शल लॉ मे नॉट बी यूज इन टाइम ऑफ पीस। जब भी पीस हो, जब भी शांति हो देश के अंदर, तब आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते मन मुताबिक। हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679, हेबियस कॉर्पस एक्ट जो है ब्रिटेन के अंदर 1679 के अंदर था। इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अर्ली फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर द इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जा सकता है कि हेबियस कॉर्पस एक्ट कौन सी ईयर का है, या फिर आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो पेटिशन ऑफ राइट्स है कोई भी एक्ट है कौन से ईयर के अंदर, उसको क्रोनोलॉजिकली आप ऑर्डर में जमाइए। बिल ऑफ राइट्स 1689। आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1668 England Parliament enacted Bill of Rights, which was inspired by the idea of John Locke, and they limited the power of king। तो further petition of bill rights के बाद में Bill of Rights आया था 1689 के अंदर, जो कि after revolution of 1668 England Parliament enacted Bill of Rights, which was inspired by the idea of John Locke, and they limited the power of king। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो Bill of Rights है वो कौन से स्कॉलर या जूरिस्ट द्वारा इंस्पायर्ड है, तो आपको लिखना है वहां पे जॉन लॉक। यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1766। अब हम यूएसए के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ऑन जुलाई 4, 1776 द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। थॉमस जेफरसन रोट द डिक्लेरेशन। फिलोसॉफिकली द डिक्लेरेशन स्ट्रेस्ड टू थीम्स, इंडिविजुअल राइट्स एंड द राइट ऑफ रिवॉल्यूशन। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या था कि यूएसए की यूके से लड़ाई चल रही थी इंडिपेंडेंस को लेके, जहां पे यूके ने यूएसए को अपने अंडर कॉलोनी बना रखी थी, और 1776 से पहले एटलीस्ट 200 साल पहले यूके के कुछ लोग जो थे, यूनाइटेड किंगडम के कुछ लोग थे, ब्रिटेन के कुछ लोग थे जो कि यूएसए के अंदर क्या हुए थे, जिन्होंने कॉलोनी बसाई थी। तो वो इंडिविजुअल 100-200 साल तक जब यूएसए में रहने लगे तो उनको ये लगा कि यूएसए अब हमारी क्या है, कंट्री है, और फिर उन्होंने ही जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे वही यूएसए में रह के उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट में क्या रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया, और उन्होंने 1776 के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको घोषित कर दिया कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे यूएसए जो है अब फर्दर आने वाले टाइम के अंदर यूके की, ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं कहलाई जाएगी।
थॉमस जेफरसन ने ये जो डिक्लेरेशन है इसको लिखा था फिलोसॉफिकली द डिक्लेरेशन स्ट्रेस टू थीम्स। ये डिक्लेरेशन बेसिकली दो थीम पे स्ट्रेस देता है, इंडिविजुअल राइट्स पे और द राइट ऑफ रिवॉल्यूशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो टू थीम्स है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के अंदर है। तो पहली है इंडिविजुअल राइट्स और सेकंड है द राइट ऑफ रिवॉल्यूशन। आर्टिकल ऑफ फेडरेशन इन 1778 द गवर्निंग डॉक्यूमेंट फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट वाज द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। जब जैसे ही डिक्लेरेशन, जब जैसे इंडिपेंडेंस मिली थी यूएसए को, तो यूएसए की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारे के सारे जो स्टेट्स थे वो अलग अलग जो थे, तो उनको एक साथ लाने का जो काम किया था वो किसने किया था, वो आर्टिकल ऑफ फेडरेशन ने किया था। इन 1778 द गवर्निंग डॉक्यूमेंट फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट वाज द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। तो एक कॉन्फेडरेशन क्रिएट किया गया जिसमें नंबर ऑफ स्टेट का इक्वल से रहेगा, वो जो भी चाहेंगे उन लोगों के से के अकॉर्डिंगली फर्दर लॉ बनाया जाएगा। अडॉप्टेड बाय कांग्रेस इन नवंबर 15 1777। जो ये आर्टिकल ऑफ फेडरेशन था उसको नवंबर 15 1777 को अडॉप्ट किया गया। सेंड टू द स्टेट फॉर रेटिफिकेशन, उसको रेटिफाई करने के लिए हर एक स्टेट को ये आर्टिकल भेजा गया। लेट 1777 many states including न्यू जर्सी एंड Delaware ratified in 1778, which may be why you associate that year with a governing document. Fully ratified and effective, पूरी तरीके से रेटिफाई और इफेक्टिव कब हुआ ये, मार्च 1 1781 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि अगर इफेक्टिव डेट पूछी गई, इन्फोर्समेंट डेट पूछी गई, तो मार्च 1 1781 है आर्टिकल ऑफ फेडरेशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कब लिखा गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंप्लीट कर दिया गया था 1787 के अंदर, उसको रेटिफाइड कर दिया गया था 1788 के अंदर, और वो इफेक्टिव कब हुआ था 1789 के अंदर। तो आपके पास तीन डेट्स है 1787, 1788 और 1789। ओल्डेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, सबसे पुराना रिटन नेशनल डॉक्यूमेंट है। वहीं अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन वो ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे कोवेनेंट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए। उन्होंने एक साथ किसी भी डॉक्यूमेंट में उसके अंदर कंपाइल नहीं किया, उसको कोडिफाई नहीं किया। और कोडिफाई उन्होंने क्यों नहीं किया, उसका सीधा सीधा कारण है कि उनको ये लगता है कि हम किसी भी चीज को अगर अपना रहे तो अगर हम उसको कोडिफाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अमेंड करने के लिए हमको मुश्किल होगी, इसलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर को इजी बनाने के लिए उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कोडिफाई नहीं किया। डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर जुरिडिक्शन एंड द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। उन्होंने यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ उनकी जुरिडिक्शन को बताया, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को सबसे ज्यादा असर्टिवली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है, एंड द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन, जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। इंक्लूड्स द प्रीएम्बल 7 आर्टिकल्स, ओरिजिनल टेक्स्ट, प्रीएम्बल। अब हम बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट 1791। तो बिल ऑफ राइट्स के अंदर नंबर ऑफ राइट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं यूएस सिटीजन्स को। और बिल ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डेट को प्रपोज हुआ था, कौन सी डेट को ये इनैक्ट हुआ था। द डिक्लेरेशन इज स्ट्रेट टू थीम्स, इंडिविजुअल राइट एंड द राइट ऑफ रिवॉल्यूशन। सेम डिक्लेरेशन के अंदर जो चीजें थी वही थीम जो है बिल ऑफ राइट्स के अंदर इंक्लूड की गई। प्रपोज बाय कांग्रेस सितंबर 25 1789। कांग्रेस ने इसको प्रपोज किया सितंबर 25 1789 को। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिल ऑफ राइट्स केम इनटू इफेक्ट ऑन दिसंबर 15 1791। included only amendment 1 through 10. Protect freedom of speech, freedom of religion, the right to keep and bear arms, the freedom of assembly and the freedom to petition. Prohibit unreasonable search and seizure, cruel and unusual punishment and compel self incrimination. तो ये सारे राइट जो है बिल ऑफ राइट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये फ्रांस का डिक्लेरेशन है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। French National Assembly drafted the Declaration of the Rights of the Man and the Citizen in 1789. 1789 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। National Constituent Assembly adopted the Declaration of Rights of Man and of Citizens. It was adopted in writing in the Constitution of a Republic of France. The Declaration proclaims that all citizens are to be guaranteed the rights of liberty, property, security and resistance to oppression. डिक्लेरेशन के अंदर साफ साफ दे दिया गया था कि जो सिटीजन्स है उसको गारंटी किए जाएंगे, ये कुछ राइट्स जो उनको गारंटी किए जाएंगे उनसे नहीं छीने जा सकते। उनमें क्या रहेगा, उनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन है।
जो ये फ्रेंच रिपब्लिक का जो डिक्लेरेशन है ये किसके आइडिया से इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है जीन जैक रोसो के आइडिया से। एंड हिज इंपॉर्टेंट बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1789 आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ विच स्कॉलर? तो आपको क्या टिक करना है? जीन जैक रोसो। और अगर बुक का नाम पूछा जाए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स की। यूजुअली मॉडर्न डॉक्यूमेंट जो है अर्ली ईयर्स के अंदर मैंने आप मॉडर्न डॉक्यूमेंट जो मेडिवल पीरियड के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट्स ऑन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड रिप्रेशन ऑफ द स्लेव ट्रेड वर कंक्लूडेड इन 1999, 1926 एंड 1956। द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन 1864। जो जेनेवा कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो जेनेवा कन्वेंशन को हम किससे एसोसिएट करते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अगर आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे जेनेवा कन्वेंशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यूरोप in 1859, Henry Dunant witnessed the Battle of Solferino, where 300,000 troops battled for 15 hours. जब हेनरी डुनेंट ने ये देखा कि बैटल ऑफ सल्फेरिनो के अंदर 3 लाख लोग जो है वो 15 घंटे तक लड़ते रहे और उसमें से बहुत सारे लोग जो है मारे गए, तब उनको ये लगा कि द जेनेवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बुलाना चाहिए in 1863 and attracted 30 delegates from 16 countries। तो उन्होंने जेनेवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया 1863 के अंदर, जिसके अंदर 30 डेलीगेट्स आए 16 कंट्रीज के 30 डेलीगेट्स जो थे तो 16 कंट्रीज के 30 डेलीगेट्स आए। इन 1864 16 यूरोपियन कंट्रीज एंड several American states attended a conference in Geneva at the invitation of the Swiss Federal Council on the initiative of the Geneva Committee, which includes 16 European countries plus 52 US states. Principle adopted in first Geneva Convention is केयर ऑफ वाउंडेड एंड सिक सोल्जर एंड रेस्पेक्ट फॉर वॉलंटियर वर्कर्स। भले ये ह्यूमन राइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि प्रिंसिपल अडॉप्टेड इन फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन क्या था? केयर ऑफ वाउंडेड एंड सिक सोल्जर। आपको कि उन सारे वाउंडेड और सिक सोल्जर की आपको केयर करनी है। रेस्पेक्ट फॉर वॉलंटियर वर्कर्स, जो लोग मिलिट्री की हेल्प कर रहे हैं, जो कि एज ए वॉलंटियर वर्कर्स हेल्प कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना है जब भी किसी भी तरह की कोई भी वॉर चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी डॉक्टर को या किसी भी नर्स को या फिर जो भी वॉलंटियर है उस वक्त जो पर्टिकुलर वॉर के अंदर लोगों का ध्यान रख रहा है, तो आप उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी टॉर्चर या इनह्यूमन एक्ट नहीं कर सकते। सो दीज बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। Convention provided for the obligation to extend care without discrimination to wounded and sick military personnel and respect for and marking of a medical personnel transport and equipment with a distinctive sign of the Red Cross on a with white background। तो आपको उन लोगों का ध्यान रखना है जो कि मेडिकल हेल्प जो प्रोवाइड करा रहे हैं वाउंडेड और सिक मिलिट्री पर्सनल्स को। आप उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जो कि इनह्यूमन हो या फिर क्रूअल हो। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई तो फंडामेंटल राइट जो है स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई एक कंट्री जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है अपने सिटीजन के लिए और नॉन सिटीजन्स के लिए। वहीं अगर ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो ह्यूमन राइट्स जो है एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे बेसिक राइट्स दैट बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बाय बर्थ की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंट्री में है, कौन से स्टेट के अंदर है। अगर आप ह्यूमन है तो आपको कुछ ह्यूमन राइट्स जो है वो बाय बर्थ रिकॉग्नाइज किए गए हैं किसके द्वारा? और इंटरनेशनल और एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस द्वारा कुछ ह्यूमन राइट्स जो है रिकॉग्नाइज्ड है, मेनली लिमिटेड टू द सिटीजंस और पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने के कारण वो पर्टिकुलर सिटीजंस ऑफ ए कंट्री पे ही अप्लाई होते हैं। वहीं अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो वो यूनिवर्सल होते हैं। तो जब वो यूनिवर्सल होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई पर्टिकुलर सिटीजन या फिर जो इंडिविजुअल है वो किसी कंट्री में है या नहीं। आपके ऊपर कुछ पर्टिकुलर बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो पूरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड आपके ऊपर अप्लाई होंगे। आपसे वो ह्यूमन राइट जो है किसी भी कंट्री का कोई भी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो आपसे वो ह्यूमन राइट्स को नहीं छीन सकती। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का, वहीं इंटरनेशनल लॉ एग्जांपल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स का सोर्स है। अगर मैं इन्फोर्समेंट की बात करूं तो इन्फोर्सेस बाय नेशनल कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया। वहीं अगर मैं बात करूं ह्यूमन राइट्स की तो बाय इंटरनेशनल बॉडीज एंड ट्रीटीज बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग विद इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज कमिटमेंट और इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमन राइट्स जो है
ये कहा जा रहा है कि डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज कमिटमेंट का मतलब है कि अगर आप इंडिया के हो और आप अपने ह्यूमन राइट्स को दूसरी कंट्री के अंदर इन्फोर्स करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर ह्यूमन राइट्स के कौन कौन से एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हो सकता है कि इंडिया के अंदर जिस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है वो यूरोप या फिर अमेरिकन कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो हो सकता है कि आपको कोई ह्यूमन राइट नहीं प्रोवाइड हो। मॉडिफायर कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसी कंट्री में प्रोवाइड किया जाता है तो उसको मॉडिफिकेशन जो उसमें अमेंड करने का पावर किसके पास है, उस पर्टिकुलर कंट्री की पार्लियामेंट के पास पावर है। कैन नॉट बी इजीली चेंज और लिमिटेड, सो इजीली चेंज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ कंट्रीज के असेंट की जरूरत होती है, तो नंबर ऑफ कंट्रीज के जब तक हमको असेंट नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। एग्जांपल्स राइट्स टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू इक्वलिटी। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा बेसिक राइट है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपका जो स्कोप है, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो ग्रेविटी है उसको थोड़ी सी लेस कर दी गई कि लेस सीरियस ह्यूमन राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत मेन और इंपॉर्टेंट जो राइट्स है उनको इंक्लूड किया गया है। 1936 बात करें ह्यूमनाइजेशन ऑफ वॉर, 1938 डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड परसिक्यूशन फॉर रेशियल और रिलीजियस मोटिव्स, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स हुए थे अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। 1945 इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एसेंशियल राइट्स ऑफ मैन, Truman said, unless we can attain those objectives for all men and women everywhere without regard to race, language or religion, we cannot have permanent peace and security। तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रूमैन का इसको याद रखना है।